कि मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज मेरे माँ बाप जो एक मेहनत मजदूरी करके बेटी को सब इंस्पेक्टर पढ़ाया, वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि बेटी पढ़ाना गलत कर दिया क्या। बेटी नहीं पढ़ानी चाहिए, सही रहते हैं वो माँ बाप जो वक्त रहते बेटी की शादी कर देते हैं। उसने सोचा लड़की हेल्पलेस है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हद तो तब हो गई जब वकील साहब का भी पता चला कि वो भी बिक गए। उस आदमी ने मेरे साथ मौका पाकर सेक्सुअल हरासमेंट किया और वो एक हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित है, जो कि एक एसटीडी डिजीज़ है। माननीय खट्टर साहब वहाँ बेंच पर थे, राजगुरु मार्केट हिसार, मुझे आज भी याद है। और अपनी फाइल ऐसे ही उनके हाथ में दी थी, पर आप मानेंगे मेरा दिल इतना बुरी तरीके से टूटा थी। वो बंगाल से लड़कियां तक यहाँ सप्लाई करता है। मेरे साथ इनजस्टिस इस देश की जो भी टॉप ऑफिसर्स हैं मेरे साथ उन्होंने किया है, चाहे वो फौज में बैठे हैं, चाहे कि मैंने किसी का क्या हक मारा था जो मेरे साथ इतनी मट्टी बलीद कर दी। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हूं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक बड़ा आंदोलन है जो कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। और शायद इसी आंदोलन से हिम्मत पाकर एक और महिला सामने आई हैं जो कि अपनी कहानी सुना रही हैं, अपनी आप बीती सुना रही हैं और बता रही हैं कि उन पर क्या बीती थी जब वो देश की सेवा करना चाहती थी। हर वो महिला जो देश की सेवा करना चाहती है, देश का गौरव बढ़ाना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब पुरुषों की आंखें चील सी हो जाएं तो वहाँ पर महिलाओं का बचना ज़्यादा आसान है नहीं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए मुझको। दीपिका। हाँ, तो आप मुझे कंसेंट देती हैं कि मैं आपका चेहरा वीडियो पे दिखा सकता हूँ? यस, कंसेंट है मेरा। ठीक है, तो दीपिका जी, आपकी क्या शिकायत है और जो है आपके साथ क्या हुआ, मुझे एक बार बता दीजिए। शिकायत तो बहुत है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। पढ़ लिख कर एमकॉम पढ़ी लिखी, माँ बाप ने खूब मेहनत करके, मेहनत मजदूरी से, माँ ने एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लग के एक बेटी को गवर्नमेंट जॉब सीएसएफ सब इंस्पेक्टर लगाया सीधा। मैंने 12 जनवरी 2018 को अपनी प्रॉपर मेडिकल टेस्ट सारे क्लियर करने के बाद, फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग मेरी 7 महीने बहुत अच्छी चलती है और ट्रेनिंग के 7 महीने चलने के बाद मुझे इन बिटवीन ऑफ दैट मुझे पेट दर्द, एसिडिटी होता रहता था। मुझे मेरी जो कमांडेंट मैडम थी डीसी परवीर कौर, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग जिस दिन भी 7 अगस्त 2018 को मुझे बीच ट्रेनिंग में, जब 15 अगस्त की परेड चल रही थी, मैं अपने आप को देश के लिए कुछ, जिस ग्राउंड पर मैं उस दिन एक राइफल के साथ जब मैं खड़ी थी, बड़े अपने आप को एक गर्व महसूस कर रही थी कि मैं एक देश की ऐसी संस्था का पार्ट हूँ जब कल मैं कभी राजपथ पर भी ऐसे ही चलूँगी। लेकिन वहाँ से मुझे बीच ट्रेनिंग से उठाकर लॉ मेडिकल कैटेगरी कर दिया जाता है और जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे किया जाता है उन डॉक्टर्स के ओपिनियन आज से 4 साल पहले भी मुझे मेडिकली फिट बताते हैं और आज मैंने आरटीआई से मंगाए हैं, वो आज भी मुझे मेडिकली फिट बताते हैं। इतना ही नहीं, लॉ मेडिकल कैटेगरी किया तो किया, जो मेडिकल बोर्ड बिठाया उसमें पेट का एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था। उन सभी डॉक्टरों ने भी, इवन आला अधिकारी जो भी ऊपर के थे, उन सब ने अपनी मनमानी चलाते हुए, मैं छुट्टी में घर आई हुई थी, मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और टर्मिनेट करके टर्मिनेशन लेटर मेरे घर भेज दिया। आप सोचिए उस दिन मेरे घर की क्या स्थिति रही होगी। जिस घर की बेटी पर मैं अपने घर की बेटी नहीं बेटा बनना चाहती थी, खुद पढ़ी लिखी, अपने छोटे बहन भाइयों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश देना चाहती थी। समय के साथ माँ बाप ने मेहनत की, माँ को हार्ट की बीमारी लग गई। उसके बाद उनका खर्चा उठाना चाहती थी, नहीं उठा पाई। खुद को संभालूं या घर को संभालूं, उस दिन मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मेरे घर में खाना नहीं बना, किसी ने एक ने भी खाना नहीं खाया। मैंने इसकी अपील अगले ही दिन जैसे मुझे पता चला, मैं फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली गई। वहाँ मैं गई, मैंने अपनी अपील डाली। मुझे कहा गया कि आप अपनी एक जो भी हायर अथॉरिटी है, आप नीसा में अपील कीजिए। मेरी अपील रिजेक्ट हो गई। मैंने साल 2020 में आकर, मैंने तो अपना केस 19 में ही एडवोकेट अंकुर छिब्बर को दे दिया था। डिपार्टमेंट के का ही एक लड़का, जो कि जिस पर मैंने मेरे खुद के हिसार के अपने भाई असिस्टेंट कमांडेंट थे जो मुझे ट्रेनिंग में मिले थे, उन्होंने मुझे अपने कलीग बताकर उनका नंबर दिया। मैंने उनसे बात की ट्रस्ट करके कि मेरे हिसार के, मेरी नौकरी चली गई है, मेरा दुख समझेंगे, मेरे अपने गांव के हैं। लेकिन नहीं, आगे वाला उनसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। उसने सोचा लड़की हेल्पलेस है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उसने देखा कि अकेली तो घूम ही रही थी परिवार में और कोई साथ देने वाला था नहीं। उसने मुझसे अपनी नज़दीकियाँ बताई, अपने आप को अनमैरिड बताया और वो पिछले 15 साल से यहीं दिल्ली में ही रह रहा है। और उस आदमी ने
मेरे साथ मौका पाकर सेक्सुअल हरासमेंट किया, जिसका मुझे जैसे और तो और वो एक हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित है, जो कि एक एसटीडी डिजीज़ है, जो कि आज नहीं कल मेरा जीवन रिस्क पर तो है ही, कभी भी हो सकती है, मे भी ना भी हो लेकिन रिस्क पर है। आज मेरे को फाइनेंशियली, करियर से, सोशली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से तोड़ा जा चुका है। इसकी भी मैंने एफआईआर कराई और कोर्ट में इसके खिलाफ अभी रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा है। उस आदमी का नाम है कांस्टेबल जीडी मृणाल कांति चटर्जी। मुझे आज तक उसकी धमकियाँ आती हैं कि तू कहीं भी चली जा, मेरे पास जज वकील सब मेरे अपने हैं, क्या बिगाड़ लिया तूने, मेरा बेल तो मुझे मिल ही गई है। और पुलिस के क्या रिएक्शंस हैं, पुलिस के क्या कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में? पुलिस का देखिए, जब मैंने एफआईआर कराई 6 दिन वो अंडरग्राउंड रहा, दिल्ली पुलिस उसे ढूंढने में असमर्थ रही। ठीक है। वो 6 दिन बाद इंटरिम बेल के साथ आता है, उसे 10 दिन की इंटरिम बेल मिल जाती है। अभी उसकी बेल की फिर से एक कोर्ट में तारीख लगी हुई है, जिस दिन वहाँ पर मुझे भी कोर्ट से नोटिस आया हुआ है, मुझे जाना है। लेकिन अभी तक चलो पुलिस ने जो जुडिशरी कर रही है वो तो एक ठीक है, ट्रायल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तक मेरे कोर्ट में बयान नहीं हुए हैं। जब तक मेरे बयान नहीं होते, मेरे वकील साहब ने भी कहा है अपनी जान संभाल कर रखना, आपने अपने घर लोकेशन सब एड्रेस उसको पता है, आप पर कभी भी कोई मुझ पर एक थ्रेट भी आ चुका है, जिसकी भी मैंने अपने हिसार में एफआईआर कराई है। मुझ पर एक अटैक हो चुका है इसी मामले में। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद मैंने दोनों केसेस में बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ी और मैंने केस किया। लेकिन सीआईएसएफ का ये केस जो मेरे को उसी इंसान ने मुझे मिलवाया, एडवोकेट अंकुर छिब्बर से, आज मुझे पता चलता है अंकुर छिब्बर साहब सीआईएसएफ के ऐसे ही जो उन्होंने अपने अंदर बंदे छोड़ रखे हैं, दलाल हैं, ऐसे केस लाते हैं और ये देते हैं। ये क्लाइंट से भी पैसा खाते हैं और डिपार्टमेंट से भी ऐसे ही डिले कर 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 इन्हें पैसा मिलता है। आपने डिपार्टमेंट में किसी आला अधिकारी से बात करी इस बारे में, जिनसे सपोर्ट मांगने की कोशिश की हो? जी, मैंने डीजी सीआईएसएफ को इसके बारे में बताया और मैंने अपनी कंप्लेंट द सेम डे मैंने फॉरवर्ड भी कर दी। 11 जून 2022 की मैंने एफआईआर की थी और सेम मैंने कंप्लेंट कर दी। मैंने सीपी ग्राम, एनएचआरसी, दिल्ली वुमेन कमीशन हर तरीके से अपनी फरियाद उन तक पहुंचाई, लेकिन मुझे आज तक उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन का मौका तक नहीं दिया गया और वो आदमी आज तक सस्पेंड भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी वो ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ड्यूटी कर रहा है। और मेरे साथ जो अभी मेरे केस की तारीख थी जो 28 अप्रैल 2023 की थी, मैं अपने वकील साहब से 2 दिन पहले बात करती हूँ कि सर क्या कुछ आप अपने केस में, मतलब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेम मेरे जैसा ही एक अनफिट फॉर ट्रेनिंग एंड सर्विस एक और लड़की को किया गया था, आप उसका मेंशन कीजिए। वकील साहब ने नहीं किया। मैंने उनको बाकायदा सीआईएसएफ नंबर दिया। मुझे लगा, आई एक्सेप्ट द साइनॉप्सिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मुझे लगा समथिंग फिशी कि वकील साहब मैं बता रही हूँ वो ऐड क्यों नहीं कर रहे। और जो डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, अपने वकील से मिलेंगे। डिपार्टमेंट रिप्लाई अक्टूबर में जमा कर देता है, मेरे वकील साहब मुझे 28 अप्रैल को बताते हैं, 6 महीने बाद, 2 दिन पहले, वो भी रात को 8 बजे, जहाँ से मैं 10 बजे फ्री होती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मैंने फिर भी सर से कोई सवाल नहीं किया, मैंने कहा पहले एक बार मैटर हो जाए उसके बाद मैं बात करूँगी, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट छुपाए गए ताकि साइनॉप्सिस में लेट हो जाए। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब कोर्ट में क्लाइंट बैठा है, उसे उम्मीद है कि आज बेंच मेरा न्याय करेगा, आज मेरा वकील मेरे लिए बोलेगा, जिसके लिए मैंने उसको पेमेंट भी किया है। मैंने फ्री में नहीं मांगा था कुछ भी, ठीक है। मैं गरीब परिवार से थी, लेकिन मैं भिखारी नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मैं कमा रही थी। पर दुनिया ने मुझे ये समझ लिया कि एक नौकरी हम दे रहे हैं इसे। अरे आप कैसे दे रहे हैं? मैंने उसको जीता है, मैंने उसे 130 करोड़ की जनता में फाइट किया है, मैंने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं, लेकिन यही चीज़ मेरे साथ सीआईएसएफ ने की, वही चीज़ मेरे वकील ने कर दी। मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भरे कोर्ट में कि जज साहब मेरा केस तो अभी नेक्स्ट है, आप कहाँ जा रहे हैं? वकील साहब बोले, जज साहब बोले कि क्या केस नंबर है आपका? मैंने कहा सर आइटम नंबर 20 है आज की। उन्होंने कहा कि आपके वकील साहब तो लंच से पहले ही तारीख लेकर चले गए। मैंने कहा अंकुर छिब्बर सर तारीख लेकर चले गए? उन्होंने मुझे तो बताया नहीं। मैंने कहा सर कब की तारीख है? सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस मुझे तारीख बता रहे हैं एक मुंशी की तरह, जो मेरे वकील तो छोड़ो, उनका मुंशी मुझसे बात नहीं करता है ऐसे। जज साहब खुद रुके मेरा दुख देखते हुए। मैंने बताया कि सर इस नौकरी के पीछे मेरे साथ क्या क्या क्राइम हो गया, एक बार आप मेरी फाइल तो उठाइए, आप मेरे डॉक्यूमेंट तो देखिए कि मैं 6 डॉक्टरों से मेडिकली फिट हूँ, फिट फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, फिट फॉर दिस। मुझसे मेरे साथ वहाँ भी पॉलिटिक्स हुई और मेरे साथ यहाँ भी हो रही है। सर पेशेंट इज फिट फॉर एनी जॉब, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है जो ये कह रहा है कि ये किसी भी जॉब के लिए फिट हैं और ये कोई भी जॉब कर सकती हैं। ये डॉक्टर का रिपोर्ट कह रही है, जो कि आरटीआई से निकाली है इन्होंने। और आप ज़रा एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आज का दिन जो है टीवी मीडिया कितना सेलिब्रेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड चल रहा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी देश की बेटियों के बारे में समझते हैं? क्या उन्हें प्रीति का दर्द दिखाई देता है? क्या उन्हें आज यहाँ बैठी रेसलर्स का दर्द दिखाई देता है, जो कि दोनों ही
सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा रही हैं, डिपार्टमेंट में बैठे लोगों के ऊपर लगा रही हैं। ब्रजभूषण का समझ में आ सकता है कि वो एक ताकतवर आदमी है, लेकिन एक कांस्टेबल भी पूरे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और पूरा सिस्टम एक कांस्टेबल के आगे झुका जा रहा है। कि ठीक कह रहा हूँ क्या मैम? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कांस्टेबल पिछले 15 साल से दिल्ली में टिका हुआ है, जबकि सीआईएसएफ एक ट्रांसफरेबल जॉब है। आप एक स्टेशन पर 4 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकते। मैं आपके माध्यम से ये बात होम मिनिस्ट्री तक पहुँचाना चाहूँगी कि एक कांस्टेबल ऐसी क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा था कि जो उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसने यहाँ रह कर सीआईएसएफ में इतनी गंदी जड़ें जमा ली कि वो हर तरीके सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा था। उसका लैपटॉप, मोबाइल्स, खरीद बेच, सेकंड हैंड डिपार्टमेंट में होने के बावजूद काले धंधों में लिप्त था। साथ ही वो बंगाल से लड़कियां तक यहाँ सप्लाई करता है। मेरे पास उसके प्रूफ जो भी हैं मैं कोर्ट में दूंगी बाकी के, लेकिन ये सब चीज़ें मैं अंधेरे गुमराह रही, तब तक मुझे नहीं पता था। मुझे जैसे ही पता चला मैंने एफआईआर कराई, लेकिन हद तो तब हो गई जब वकील साहब का भी पता चला कि वो भी बिक गए। जज बैठे हैं, बेंच बैठा है, क्लाइंट बैठा है और वकील गायब हो जाता है। तो इसे आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे आप? मेरे साथ इनजस्टिस इस देश की जो भी टॉप ऑफिसर्स हैं मेरे साथ उन्होंने किया है, चाहे वो फौज में बैठे हैं, चाहे वो आगे मैंने जब भी अपनी बात सीपी ग्राम से पहुंचाई, डीजी साहब तक पहुंचाई, नहीं पहुंच पाई। मेरी शिकायत डिपार्टमेंट से है, उन अधिकारियों से है कि मैंने किसी का क्या हक मारा था जो मेरे साथ इतनी मट्टी बलीद कर दी। आपने किसी नेता तक पहुंचने की कोशिश की क्या कि आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं, या कोई और नेता आपकी क्या मदद कर सकता है? ऐसा कुछ करने की कोशिश करी? सर, मैंने जब ये मेरे साथ 2019 में हुआ था, तब हिसार में ही हरियाणा में बीजेपी के इलेक्शंस थे। माननीय खट्टर साहब वहाँ बेंच पर थे, राजगुरु मार्केट हिसार, मुझे आज भी याद है। मैंने केस करने से पहले मैं अपने देश के मुख्यमंत्री के पास गई थी और अपनी फाइल ऐसे ही उनके हाथ में दी थी, पर आप मानेंगे मेरा दिल इतना बुरी तरीके से टूटा, आज तक उसके ऊपर मुझे कभी बुलाया नहीं गया, कभी कोई सुनवाई नहीं। मैंने अपने फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ लिखा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ। देखिए, मेरा तो पॉलिटिकल पार्टी से विश्वास ही उठ गया। मैंने सोचा जुडिशरी से न्याय मिलेगा, मैंने जुडिशरी में केस डालकर आगे पढ़ाई करने की कोशिश की। इन बिटवीन और मेरे साथ ये क्राइम हो गया। मुझे क्या पता कि सीआईएसएफ छोड़ने के बाद भी सीआईएसएफ के ही लोग मुझे अपने अंदर घेरे हुए हैं। जो कुछ हो रहा है वो सब स्क्रिप्टेड चल रहा है। वकील, जज सब सौदा हो चुका है। जज साहब तक तो बात ही नहीं पहुंची। जुडिशरी से मुझे शिकायत नहीं है। जुडिशरी को तो मैंने पहली बार 2 दिन पहले देखा कि वो भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं, लेकिन भावनाएं अलग हैं और किसी के लीगल डॉक्यूमेंट अलग हैं। आप किसी को बिना मतलब मत घुमाइए। आप किसी का केस नहीं लड़ सकते। आप पहले कह दीजिए कि देखिए मैं सीआईएसएफ के एंटी केस नहीं लूँगा। आप किसी को 4-4 साल तक, चलो लड़कों के साथ समझ में आता है। मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, एक अनमैरिड लड़की के साथ, और वो भी फौज में, आप इतनी बेगुनाह लड़की के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है उसके साथ किस लेवल तक का क्राइम हो सकता है? यही हो सकता है जहां मैं आज खड़ी हूं कि मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूं। जुडिशरी में अभी भी मैटर मई में लगा हुआ है, वकील भी चेंज करूंगी, और उस एडवोकेट अंकुर छिब्बर को भी आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मेरी फाइल और मेरी पेमेंट यहाँ जंतर मंतर या दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में जमा करा दे, नहीं तो मंडे से वहाँ उनके बैनर लेके बैठूंगी। आज मेरे माँ बाप जो एक मेहनत मजदूरी करके बेटी को सब इंस्पेक्टर पढ़ाया, वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि बेटी पढ़ाना गलत कर दिया क्या? नहीं पढ़ानी चाहिए थी, घर से बाहर भेजनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो यही कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भेजा था, सब इंस्पेक्टर भेजा था, ये हो गया उसके साथ। नहीं, बेटी नहीं पढ़ानी चाहिए। सही रहते हैं वो माँ बाप जो वक्त रहते बेटी की शादी कर देते हैं, और इसी सिस्टम की वजह से आज तक लड़कियों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। अरे मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी पहलवानों के साथ हो रहा है, तो बताइए कहाँ पॉलिटिकल पार्टी, किस संगठन से न्याय मांगू? मेरी बात एमएचए तक पहुंचाई जाए, सिस्टम में सुधार लाया जाए, जहां पैरामिलिट्री फौज में लड़कियां हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ली जाए, अपने आईएनटी के बंदे छोड़े जाएं। ये जो टॉप ऑफिसर अधिकारी हैं खुद को खुदा समझे बैठे हैं। 3 ऑफिसर्स के नाम मैं आपके साथ लेना चाहूँगी जिन्होंने ज्यादती की है मेरे डॉक्यूमेंट साइन करने में ट्रेनिंग के दौरान। सबसे पहली एक औरत ही है, मिंटू नाम है एक लड़की का, जिसका सीआईएसएफ नंबर 180 207 860 है। वो भी मेरी तरह सेम मेडिकल बोर्ड से ट्रेनिंग से अनफिट फॉर सर्विस भी हुई थी, लेकिन उसको मौका दे दिया। अब पता नहीं उसने क्या प्रोवाइड किया, मुझे नहीं पता। मेरा घर टर्मिनेशन लेटर भेज दिया। दूसरा, कमांडेंट पुष्कर प्राशर, जो कि अपने प्रोफेशन से ज़्यादा पर्सनल हो गए थे। तीसरा, मैंने अपील की, अपने माँ बाप तक को मिलाया, आईपीएस अंजना सिन्हा। एक औरत होकर आप अपने प्रोफेशन से हटकर पर्सनल हो जाती हो तो लानत है, ऐसी औरत होने पर भी और ऐसे सिस्टम को भी। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी अनूप के साथ एचएनपी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।